हेलो गाइड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ाई करने वाले हैं BHU BSc, ठीक है। BHU BSc या फिर जो लड़के एयरफोर्स, नेवी, SSR, AA, इन सब की जितने लोग प्रिपरेशन करते हैं उन सब के लिए ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है BHU BSc के लिए, ख़ास तौर इसी पे फोकस है, और एयरफोर्स पे, ठीक है। और ये जो नेवी SSR AA है, इन सब पे भी फोकस है, सब में यही सेम सिलेबस है। तो इसी में का हम लोग आज एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम लोग देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं सममित संख्या। सममित संख्या। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं कि ये सममित संख्या होती क्या है, ठीक है। सममित संख्या क्या है? तो सममित संख्या जानने से पहले इसमें हम लोग सबसे पहला एक चीज़ जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे, इसको ध्यान से सीखना। सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे कि आयलर्स थ्योरम क्या होता है। कौन सा थ्योरम? आयलर्स थ्योरम। आयलर ने अपना एक इक्वेशन दिया था और उन्हीं के इक्वेशन पे एक थ्योरम बना। तो आज हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि व्हाट इज आयलर्स इक्वेशन। आयलर्स थ्योरम को बल्कि आयलर्स इक्वेशन कर लो, ठीक है। तो आयलर का इक्वेशन क्या था? हिंदी वाले भी देख लो भाई, आयलर समीकरण, आयलर का समीकरण, ठीक है। आयलर का समीकरण। तो आयलर का समीकरण क्या होता है, आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आयलर ने अपना एक समीकरण सोचा था जिसका नाम था एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना? 0। सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना? 0। आयलर ने इस बात को देखा था, आयलर ने इस इक्वेशन को देखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। इस इक्वेशन को आयलर जब देखें, जब इसको सॉल्व, एक्चुअली हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व अगर हम करेंगे तो इसमें दो वैल्यूज आएंगे। एक्स की जो वैल्यूज आनी चाहिए वो कितने वैल्यूज आनी चाहिए? दो वैल्यूज आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं इस इक्वेशन को, तो बच्चे यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, दैट एक्स इक्वल टू कितना हो गया? रूट में माइनस 1। ये एक ही वैल्यू आया। तो इससे आयलर को लगा कहीं ना कहीं इसमें हम लोग कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। तो उस गलती को सुधारने के लिए आयलर ने एक बहुत बड़ी बात सोची, और उस बात को उन्होंने रूट में माइनस आई है जो, इसको आयोटा, आई, इसको क्या बोल दिया? आयोटा बोल दिया। आयोटा का मतलब क्या होता है? एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू आई, और इसी की वैल्यू हो गई बच्चे प्लस माइनस 1। तो इसमें देखो जो मैक्स पावर होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन, उस इक्वेशन में जो वेरिएबल का मैक्स पावर होता है उतना उसका रिजल्ट होना चाहिए। तो इसका जो मैक्स पावर है वो कितना है? 2 है। मैक्स पावर बच्चा कितना है? 2 है। अगर मैक्स पावर 2 है तो इसका रिजल्ट कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, दो रिजल्ट आना चाहिए। तो दोनों रिजल्ट निकाल कर हमें किसने दिखा दिया? आयलर्स ने दिखा दिया। आयलर ने जो पहला रिजल्ट निकाला वो आई था, जो दूसरा रिजल्ट निकाला वो क्या था बच्चा? माइनस आई था। ये दो बातें हमें आयलर ने बताई। तो अब आप बताओ कि ये जो आई की वैल्यू है, आई जो आयलर ने सोचा, इसकी वैल्यू किसके बराबर थी? -1 के बराबर। तो इसकी वैल्यू -1 के बराबर। जब इसको आप स्क्वायर करोगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो आपने अभी अभी देखा कि आई की वैल्यू रूट में -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू कितना बचे? आई स्क्वायर इंटू आई, और इस आई स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो ओवरऑल कितना? माइनस आई, ठीक है। तो आई की वैल्यू आपने देख लिया, आई स्क्वायर की वैल्यू आपने देख लिया, आई क्यूब की वैल्यू आपने माइनस आई देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि आई के पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी। तो आई के पावर 4 की वैल्यू की अगर बात करें तो इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। बताओ, आई के पावर 4 इक्वल टू आई स्क्वायर की वैल्यू कितना? -1, और इंटू फिर से आई स्क्वायर की वैल्यू कितना? -1। तो जब -1 में -1 का मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाता है?
+1। तो इस तरीके से i के पावर 4 की वैल्यू कितना हो गई, +1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ही क्वेश्चन आप लगा सकते हो, छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप ऐसे ही लगा सकते हो। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आ जाता है, क्वेश्चन जैसे सिंपल क्वेश्चन अगर उसको बनाना होगा तो बना देगा कि नहीं, i के पावर 64 की वैल्यू बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ i के पावर 64। तो i के पावर 64 की अगर आपको वैल्यू बतानी है तो आप क्या करो कि ये जो भी वैल्यूज है 64 है तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख लो, i स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 32। ठीक है, i स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा 32। जब आप इसमें जानते हो कि i स्क्वायर की वैल्यू कितना बच्चे -1, तो -1 के पावर 32। ठीक है, तो जब आप -1 के पावर इवन होता है तो उसकी वैल्यू +1 आ जाएगी, लेकिन जब -1 के पावर ऑड होगा तो उसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल देख रहे हो आप कि -1 के पावर क्या है, इवन है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। ठीक है, ऐसे ही अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि i के पावर 66 दे दिया, ठीक है, तो इसको अगर आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो i स्क्वायर के पावर 33, तो ये 33 टू 66 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू i स्क्वायर की वैल्यू -1 हम लोग जानते हैं, तो इसके पावर कितना 33, तो होल वैल्यू कितना हो जाएगा -1। क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये क्या है 33, क्या है 33 इज ऑड, मतलब विषम है। जब ये ऑड नंबर होगा तो उस केस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। और ऊपर हम लोगों ने देखा जब ये वैल्यू इवन होगी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी +1। ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं, ये +1 होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जब ये इवन होगा तो ये +1 होगा, और जब ये ऑड होगा तो ये कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे और भी कुछ लोगों के मन में ख्याल आ रहे हैं कि सर जो भी ले रहे हैं वो 64 लिए, 66 लिए, मतलब हमेशा इवन वाले ही ले रहे हैं। आप ऑड वाले लेकर भी कर सकते हो। देखो हम इधर ऑड वाले को कर लेते हैं, जैसे i के पावर 65 दे दिया, तो इसको अगर आपको बनाना हो तो i स्क्वायर के पावर कितना 321, तो ये 64 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 64 और ये 1 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो हो ना गया ऑड वाला। तो इसको कैसे करोगे, तो i के पावर इसकी वैल्यू -1, अगर ये सम है तो +1 हो जाएगा, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू कितना i हो जाएगा। तो ऐसे करके आप बनाना चाहो तो सारे क्वेश्चन यहाँ से क्या हो सकते हो, बना सकते हो। जहाँ से भी क्वेश्चन अगर इस पे आ जाए तो आप यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ के भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत फंसा देता आपको। क्या फंसा देता है, इसमें एक ट्रिक हम लोग छोटी सी बात देख लेते हैं। ट्रिकी टाइप का ही देख लेंगे, छोटा सा ट्रिक है जो कि खोज कर बनाया गया है। जैसे कि अगर हम लिखते हैं कि i के पावर 101, i के पावर 102, i के पावर 103, ठीक है, i के पावर 104, ऐसे करके नंबर दे दिया है। अगर आपसे बोल दे कि नहीं फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू आप बताओ, ठीक है, i के पावर 101, 102, 103, 4, ऐसे करके इसकी वैल्यू आप क्या करनी, पता करनी है। तो इसकी वैल्यू आप पता करने के लिए क्या करोगे, ध्यान से देखना। इसको लिख सकते हो बच्चे i स्क्वायर के पावर 50, 100 हो गया, एक बचा, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो i स्क्वायर के पावर कितना 51, 102, ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसको लिख सकते हो i स्क्वायर के पावर 51, ठीक है, 102 हो गया, और ये 1 बचा तो 103 हो गया। इसको लिख सकते हो i स्क्वायर के पावर कितना 52, ठीक है, 2 2 4, 5 2 10, मतलब 104 ये बन गया। अब ध्यान देते हैं, तो बच्चे आप ध्यान दो, i स्क्वायर की वैल्यू -1 के पावर अगर इवन होगा तो उसकी वैल्यू +1, तो +1, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू कितना i, ठीक है। ये -1 के पावर ऑड है तो -1 इसकी वैल्यू हो जाएगी, प्लस ये -1 के पावर अगर इवन है, ठीक है, सॉरी ऑड है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, और ये वैल्यू हो जाएगी कितना +1। तो देखो यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, ओवरऑल कितना है 0। तो आप यहाँ से ये कह सकते हो कि i के पावर 1, i के पावर 2, i के पावर 3, i के पावर 4 ऐसी वैल्यू हो जाए तो इसकी वैल्यू 0, या i के पावर 101, 102, 103, 104, इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। तो जब भी सीरीज से अगर मिल जाए आपको, कोई भी सीरीज आपको मिल जाए, छोटी बड़ी सीरीज, कोई सी भी सीरीज आपको मिल जाए, और उसमें क्या हो वैल्यू 1 से लेके 4 तक, ठीक है, एकदम लगातार इंटरवल में ऐसे चल रहा हो, तो उसको उसकी वैल्यू आप कितना लिख दोगे 0 लिख दोगे, ठीक है। ये अच्छी बात है। देखो इस पे भी क्वेश्चन आपको बना सकता है। कैसे क्वेश्चन बना सकता है, जैसे क्वेश्चन अगर बना दिया कि 101, 102 और 103, इसकी वैल्यू बताओ। तो इसकी वैल्यू बताने के लिए आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू बताने के लिए फटाक से आप क्या करोगे, i के पावर 101, i के पावर 102, i के पावर 103,
तो i के पावर 104 इसमें जोड़ दिया और i के पावर 104 इसमें घटा दिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि आप जान रहे हो क्योंकि ये 1 से लेकर 4 तक जो सीरीज होती है इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चे? 0। तो यहाँ से लेकर ये 1 से लेकर 4 तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। बचा कितना? माइनस i के पावर, ठीक है, 104। तो इसको लिख सकते हो 5 to 52, ठीक है। तो इसकी वैल्यू -1 के पावर 52, -1 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस, ये वैल्यू हो जाएगी 1। तो ओवरऑल इसका आंसर कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको क्या करोगे? कंप्लीट करोगे, ठीक है। जो लोग लिखना चाहते हैं लिख लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हम इसको भी इरेज कर देंगे। चलो ठीक है, अब इरेज कर लेते हैं इधर का, ठीक है। चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अब हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। चाहे इस पे एक क्वेश्चन भी चाहे तो देख सकते हैं। पहले एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। बच्चे एक चीज़ ध्यान देना कि रूट में a इंटू रूट में b, इसकी जो वैल्यू होती है रूट में a b होती है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है ये रूट में ए बी होती है, लेकिन ऐसा मत बोल देना कि ये होती है यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये हमेशा होती है, कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये रूट में ए इंटू रूट में बी इक्वल टू रूट में ए बी हो सकता है, लेकिन एक ऐसी केस हमारे सामने आती है जिसके लिए रूट में a इंटू रूट में b इज नॉट इक्वल टू रूट में ए बी, ये रूल फॉलो नहीं करता है। तो ये फोल्ड कब करेगा? जब ए बी, ठीक है ना, a एंड b और क्या हो? नॉन निगेटिव नंबर हो, नॉन निगेटिव नंबर हो। अगर नॉन निगेटिव नंबर हो तब जाकर ये बातें सही होंगी। a और b इन दोनों में से कोई भी एक अगर नॉन निगेटिव नंबर हो तब जाकर ये बातें क्या होगी? सही होगी। लेकिन इन दोनों में से कोई भी एटलीस्ट वन नंबर ए और बी, ठीक है, एटलीस्ट ए और बी, इनमें से कोई एक नंबर नॉन निगेटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक नंबर भी नॉन निगेटिव नंबर नहीं है तो उस केस में आप इस फॉर्मूले को होल्ड नहीं करा सकते हो। बात समझ गए? कैसे? ध्यान देना। अच्छा, ये नॉन निगेटिव का मतलब समझ रहे हो? नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव, निगेटिव का मतलब होता है ऋणात्मक, और नॉन निगेटिव का मतलब ऋणात्मक को छोड़ दो। जब ऋणात्मक को छोड़ दोगे तो बचेगी कौन सा? एक दो जीरो भी बचेगा ना, जीरो पॉजिटिव और जीरो, पॉजिटिव और जीरो को ले लोगे तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? नॉन निगेटिव, ठीक है ना। तो निगेटिव का मतलब हमने बताया ऋणात्मक, ठीक है, निगेटिव, और नॉन निगेटिव का मतलब होता है कि उसमें से ऋणात्मक को छोड़ दो। जब ऋणात्मक को छोड़ दोगे तो बचेगी कौन सी? पॉजिटिव, और एक ऐसी भी वैल्यू बचेगी जो जीरो होती है, जो न तो पॉजिटिव न तो निगेटिव होती है, तो उसको ले करके, ठीक है। तो जीरो और पॉजिटिव वैल्यू को ले लोगे तो उसको क्या बोलते हो आप? नॉन निगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू तभी सेटिस्फाइड करेगा जब ये क्या हो? नॉन निगेटिव वैल्यू हो। लेकिन एक केस आप बताओ, एक केस अगर ए भी निगेटिव हो और बी भी निगेटिव हो तो उस केस में ये क्या होगा? ये कंडीशन फर्स्ट है और ये कंडीशन सेकंड समझो। तो कंडीशन सेकंड जो है, इस कंडीशन के लिए ये वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं करेगा। जैसे अभी हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देते हैं, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, ये तो हम जानते ही हैं। कैसे? ध्यान से समझो। जैसे अगर हम ले लेते हैं रूट 4 इंटू रूट कितना ले लेते हैं? 64। चलो यही ले लेते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो देखो इसमें ए भी पॉजिटिव और बी भी पॉजिटिव, दोनों नॉन निगेटिव है। जब दोनों नॉन निगेटिव है तो आप ऐसे लगा सकते हो, रूट में 4 इंटू 64 आप ये अप्लाई कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। लेकिन दूसरा चीज़ देखो, अगर पहला क्या हो? -4 हो, ठीक है, एटलीस्ट लिख लो, एटलीस्ट ए एंड बी आर एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट ए एंड बी आर नॉन नेगेटिव नंबर। तो जैसे रूट में -4 और रूट में कितना हो जाए? 64, ठीक है ना। तो रूट में -4 रूट में 64, इसकी वैल्यू भी आप कैसे लिख सकते हो? इसकी वैल्यू भी आप लिख सकते हो -4 इंटू 64, आप ऐसे लिख सकते हो। ये बिल्कुल सही है, कोई नहीं गलत कर सकता। तीसरी ये भी बात हो सकती है कि रूट में +4 हो और ये 64 हो, तो इसको आप लिख सकते हो 4 इंटू, ठीक है, 4 इंटू कितना? -64, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन जो चौथी बात निकल कर आती है कि -4 इंटू -64, इस वैल्यू को आप ऐसा नहीं लिख सकते हो।
जो फार्मूला है इस वैल्यू को आप उस फार्मूले के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं लिख सकते हो। तो इस वैल्यू को आप कैसे लिखोगे तो सीखो। तो इसको लिखने के लिए कितना हो जाएगा 2 और रूट में माइनस, इसकी वैल्यू हमने बताया था कि आई की जो वैल्यू होती है रूट में -1, तो इसमें तो 4 भी है -1 भी है, तो 4 का हो जाएगा 2 और माइनस रूट में 1 का हो जाएगा आई, और यहाँ से इसका क्या बन जाएगा 8, 64 का 8 और -1 का आई, तो ओवरऑल इन दोनों को मिला देंगे तो 8 2 16 आई और आई कितना i², ओवरऑल कितना -16। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये रूल होल्ड कराओगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आपको क्वेश्चन ऐसे लिख कर आए कि इसकी वैल्यू क्या होगी ये वाली वैल्यू, तो उस केस में आप क्या करोगे ये फार्मूला अप्लाई कर कर, ठीक है। ऐसा मत कर देना कोई कि नहीं -4 और इंटू -64, ये माइनस माइनस प्लस कर लिया, ठीक है, तो 4 × 64 हो गया, तो इसका ओवरऑल 16 है +16, तो ये +16 रॉन्ग है, ये वाला आंसर क्या है बिल्कुल सही है। इस बात को आपको क्या करना है ध्यान देना है। अगर आप इस बात को ध्यान नहीं दोगे तो आपका आंसर क्या हो सकता है रॉन्ग हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ये जो कॉन्सेप्ट बताया, इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, मेनली ये कॉन्सेप्ट आपका तैयार होना चाहिए, ठीक। अब आगे देखते हैं, ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं अगला टॉपिक। चलो इसी पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, ठीक है। इस पे हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कर लिया, इसको लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ले लिए, चलो तो आगे देखो, ले लिए हो तो जैसे एक मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि 1 + i और ये 1 - i की पावर 1 बराबर कितना दे दिया है, बराबर दे दिया है 1, ठीक है। तब आपको क्या करना है n की वैल्यू बताना, ठीक है। आपको क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि 1 + i और 1 - i की पावर अगर 1 हो, सॉरी n हो और इक्वल टू इसकी वैल्यू 1 के बराबर है, तब आपको क्या करना है इस 1 की वैल्यू बताना है, इस n की वैल्यू आपको क्या करना है बताना है। तो इस n की वैल्यू आप बताने के लिए क्या करोगे, ठीक है, सीखो ध्यान से बच्चे। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना। यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा भी जाएगा या तो इस कॉन्सेप्ट पे पूछा जाएगा या फिर इस कॉन्सेप्ट पे पूछा जाएगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। और एयरफोर्स के लिए जो हमने ये जो सीरीज वाला क्वेश्चन बताया कि आई के पावर 101, 102, 103, 104, ठीक है ना, वो एयरफोर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ बच्चे हमको पिछले ईयर से ये भी बता रहे थे कि सर ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये सीरीज का क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन सीरीज वाले जो क्वेश्चन हैं उसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और बेचू के लिए ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारे लिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ध्यान में देखना है, इस क्वेश्चन को ध्यान देना ये 1 + i है, ये 1 - i है, इसमें क्या करना ये 1 - i है, ठीक है ना, तो इसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना, तो ये 1 + i और यहाँ पे भी क्या कर देना 1 + i होल पावर 1 बराबर कितना ये, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा 1 + i का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये नीचे देखो ये a + b, ठीक है ना, ये a - b और ये a + b, तो इसका फॉर्मूला होता है a² और -b², ठीक है, होल पावर n बराबर कितना हो गया 1 हो गया। चलो आगे ध्यान दो जब इसको खोलोगे तो a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे टूटेगा, तो a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² और +2ab, ठीक है, और होल डिवाइडेड ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, i का स्क्वायर -1 होगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 कितना बच्चे 2 होल पावर कितना n बराबर कितना होगा 1। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि i² की वैल्यू -1 होती है, ये -1 ये +1 से क्या हो गया इसका छुट्टी हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बचा कितना 2i डिवाइडेड कितना 2 होल पावर कितना n बराबर कितना हुआ, ये 2 से 2 कैंसिल, तो i के पावर n, ठीक है, i के पावर n = 1, और ये 1 किसकी वैल्यू होती है i के पावर 4 की वैल्यू, इसमें मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना, आपसे बोल देगा कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n, ठीक है। वैसे तो आप जानते हो कि i के पावर 4, i के पावर 8, i के पावर 4 का मल्टीपल कर लो 12, सबकी वैल्यू 1 ही होती है, लेकिन इसमें ठीक है n की वैल्यू यहाँ पे 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा जाएगा। जब आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है तो n बराबर कितना है 4, तो आप सही ऑप्शन किस पे ट्रिक करोगे 4 पे जब ट्रिक कर कर आओगे
तो आपका आंसर सही रहेगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लो। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत इसमें चेंजिंग वेंजिंग कर यहाँ से क्वेश्चन तुरंत बनाएगा। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक, लिख लो इसको। अब हम लोग आगे चलते हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, अच्छा आप जानते हो कि कंपटीशन की क्लास में डिफिनीशन नहीं पूछेगा। ठीक है ना, तो इसलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं इसी तरीके से। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसका मीनिंग समझ लेते हैं ये क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसी संख्या, ठीक है, जिसका एक भाग वास्तविक तथा दूसरा भाग आभासी होता है। ठीक है, दैट नंबर विच इज द फॉर्म ऑफ, ठीक है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ऐसी संख्या जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से बना होता है, उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जैसे z इक्वल टू a प्लस IB अगर हमने लिख लिया, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जो a है बच्चे, ये a को क्या बोलोगे आप, रियल पार्ट। ठीक है ना, रियल पार्ट, जिसको हम लोग बोलते थे वास्तविक भाग। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछ देगा वास्तविक भाग। और ये जो b है, b को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, आभासी भाग। ठीक है ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ऐसी संख्या जिसका एक भाग वास्तविक तथा दूसरा भाग आभासी हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपसे दो चीज़ें पूछ सकता है। यहाँ से अगर क्वेश्चन आपको पूछे तो पूछ सकता है कि बताओ रियल पार्ट ऑफ z कितना होगा, तो इसका आंसर आप कितना दोगे, a। ठीक है, फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ये कितना होगा, तो बच्चे इसका आंसर b बताओगे केवल। ठीक है ना, b बताओगे, नॉट IB। तो I इसमें नहीं लगाओगे। ठीक है ना, इसका आंसर केवल और केवल क्या बताओगे, b बताओगे। ठीक है, तो ये होता है, इसको हम लोग रियल पार्ट बोलते हैं, इसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये डिनोट क्या करता है, डिनोट देखो अगर इसको हम लोग देखें तो इसको हम लोग बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं रियल लाइन, रियल लाइन। ठीक है, और इसको हम बोल देते हैं इमेजिनरी लाइन। ठीक है, इमेजिनरी लाइन। ठीक है, रियल लाइन का मतलब होता है बच्चे वास्तविक रेखा, और इमेजिनरी लाइन का मतलब होता है आभासी रेखा। ठीक है ना, और ये दोनों जहाँ पे कट करेंगे उसको हम लोग बोल देते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक है, बोल दिया। तो अब इसमें आप ये देखना है कि अगर z इक्वल टू a प्लस IB है, z इक्वल टू a प्लस IB है, तो इसका मतलब कि रियल लाइन पे हमने a डिस्टेंस चला है। तो ध्यान से देखना, दूसरे मार्कर से हम कर देते हैं कि अगर रियल लाइन पे हमने a डिस्टेंस कवर किया, तो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक हमारी ये रियल लाइन है, तो रियल लाइन पे हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, a। ठीक है, और इमेजिनरी लाइन इमेजिनरी लाइन ये वाली है ऊपर वाली, तो इमेजिनरी लाइन पे हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, b डिस्टेंस कवर किया। तो ये जो डिस्टेंस होगी वो कितना होगी, b होगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गई ये वाली जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई, b। तो इस पॉइंट को आप क्या बोलते हो, इस पॉइंट को आप लिख सकते हो a, b। ठीक है, तो a, b ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को ही आप क्या बोलते हो, इस पॉइंट को आप बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट। ठीक है ना, तो इस तरीके से इस z इक्वल टू a प्लस IB का मतलब आप ये समझ गए हो कि इसमें रियल लाइन पे आप a डिस्टेंस कवर किए हो और इमेजिनरी लाइन पे आप b डिस्टेंस चलोगे, तब जाकर ये आपको पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ये सीख लिए। अब इसमें हमने जैसा कि आपको बताया था कि इसमें बहुत सी कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ से ही कॉन्सेप्ट निकलता है, तो इसके हम लोग कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। ठीक है ना, चलो देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट हम लोग फर्स्ट सीखते हैं। जो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा, कॉन्सेप्ट जो हमारा पहला है, उस कॉन्सेप्ट को हम सीखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि अगर हम z इक्वल टू लिख दें 3, z इक्वल टू अगर हम लिख दें 3, तो क्या इस नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं? सोचो और सोच कर बताओ। z इक्वल टू हमने लिख दिया है 3,
तो क्या इस नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मित संख्या बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स बिल्कुल बोल सकते हो। कैसे बोल सकते हो भाई? देखो सम्मित संख्या क्या होती है, जिसका एक पार्ट रियल हो दूसरा पार्ट इमेजिनरी हो, उसी को आप कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हो। तो इसको भी तो रियल पार्ट 3 हो गया, इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया। इसका इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया बताओ? 0 हो गया। तो अब इसका रियल पार्ट भी हमें मिल गया, इमेजिनरी पार्ट भी मिल गया, तो इसको बिल्कुल आप बोल सकते हो क्या? सम्मित संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये नंबर हमारा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। लेकिन इसमें एक जो बड़ी बात है बच्चा, उसको जब आप देखोगे तो इसका रियल पार्ट है 3, इमेजिनरी पार्ट है क्या? 0। तो इसका जब इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0, ठीक है, तब उस केस में आप इस नंबर को क्या कहोगे? ये नंबर, ठीक है, प्योरली रियल नंबर है। प्योरली क्या है? रियल है। इसको हिंदी वाले जब अगर आप लिखते हो तो इसको बोलते हो शुद्ध वास्तविक संख्या, ठीक है ना। तो शुद्ध वास्तविक संख्या, ठीक है। तो इस तरीके से z इक्वल टू अगर 3 प्लस ये है तो इसको क्या बोल सकते हो? शुद्ध वास्तविक संख्या। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हो कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं सभी कॉम्प्लेक्स संख्या होती हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि ऑल, ठीक है ना, ऑल रियल नंबर्स आर, ठीक है, अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑल रियल नंबर्स आर अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। तो ऑल रियल नंबर्स आर ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, थोड़ा सा नंबर्स के बारे में अगर हम आपको बता दें तो नंबर्स के बारे में भी हमने देखा बहुत सारे स्टूडेंट नंबर्स के बारे में भी नहीं जानते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस कर देते हैं, इसके बारे में जान लो। क्योंकि रियल नंबर की डिफिनीशन मैक्सिमम लड़कों से हमने पूछा तो बहुत सारे लड़के बता नहीं पाते हैं, ठीक है नहीं, कहीं ना कहीं उन लोगों को कन्फ्यूजन रहता ही रहता है कि नहीं आखिर ये रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर वास्तव में हम बता रहे हैं कि मैक्सिमम लड़कों से जब हमने जवाब मांगा कि नहीं रियल नंबर क्या होता है बच्चे बताओ, तो कुछ कहीं ना कहीं उन लोगों को प्रॉब्लम हो ही गई, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इधर नंबर्स के बारे में हम डिस्कस करते रहे 2 मिनट के लिए, ठीक है ना, उसको देख लो। तो नंबर्स के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर को अगर आप बात करोगे तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर को आप बोलोगे कि ऐसा नंबर, ठीक है, जिससे काउंटिंग किया जाता है। मतलब आप बोल सकते हो कि काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे अगर बहुत सारी कुर्सी रखी गई हैं तो इस कुर्सियों में अगर हमें बताना कि कितनी कुर्सियाँ हैं तो हम ऐसा तो स्टार्ट नहीं करेंगे कि -1 -2 -3, ऐसा नहीं स्टार्ट करेंगे। हम ऐसे भी नहीं करेंगे 0 1 2, ऐसे भी नहीं करेंगे। जब भी हमको काउंटिंग करना होगा तो काउंटिंग हम 1 से करते हैं, तो ये 1 2 3 4 ऐसे कर करते हैं, ठीक है ना। तो उस काउंटिंग नंबर को हम क्या बोल देते हैं? नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये काउंटिंग नंबर साथ कॉल्ड क्या बच्चे? नेचुरल नंबर। फिर हम लोग थोड़ा सा इसी में टॉपिक देख लेते हैं, होल नंबर क्या होता है। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर बस नेचुरल नंबर में अगर 0 को इंक्लूड कर दिया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। नेचुरल नंबर में अगर 0 को इंक्लूड कर दिया जाए तो उसको क्या बोल लेते हो? होल नंबर, ठीक है ना। और कोई नंबर बताओ। और इससे अगर आपको देखना है होल नंबर भी हो गया। इंटीजर्स के बारे में देख लो। इंटीजर, अच्छा, नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या, होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है, और इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक मतलब पूरा अंक, ठीक है। तो पूर्णांक इसमें क्या होता है बच्चे? पूर्णांक अगर आप देखो तो ये जो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ऐसे करके आप जाओ तो ये इनफाइनाइट है पूरा। इधर देखो -1 -2 -3, इस तरीके से इधर भी कितना -इनफाइनाइट तक। तो इधर से अगर आप देखो तो ये जो होता है पूर्णांक, ये 3 पार्ट में होता है। पहला जो होता है इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स, दूसरा जो होता है उसको बोल देते हैं जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर, और इसको निगेटिव इंटीजर, ठीक है। और अगला जो होता है इसको हम लोग बोल देते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आप देख रहे हो कि जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक जो होता है वो कितने तरीके से बटा होता है? 3 भागों में बटा होता है। पहला जो होता है धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और जीरो पूर्णांक, ठीक है। इसमें और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है। तो देख लो रियल नंबर क्या होता है। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं रियल नंबर की, जिसको हम कहते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होता है ये ध्यान देना। अच्छा, इसमें जो हमने नंबर लाइन बनाया हुआ है, नंबर लाइन ध्यान देना, इसमें नंबर लाइन जो हमने बनाया हुआ है
ये है 0 पूर्णांक जो होगा ये 0 होगा, फिर यहाँ से गैप करके इसके बीच में एक भी पूर्णांक नहीं होगा, फिर ये 1 पे होगा जो डॉट बना रहे हुई, फिर ये 2 पे होगा, फिर ये 3 पे होगा, 4 पे होगा, अगला 5 पे होगा, ऐसे ये पूर्णांक हो गया 0 1 2 3 इधर, और इधर नेगेटिव वाले में देखें तो -1 -2 -3 ऐसे ही -4 इधर, ये पूर्णांक होता है। ठीक है, लेकिन हम वास्तविक संख्या की बात करें तो वास्तविक संख्या क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पे पॉजिटिव आ जाए, ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पे पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, ठीक है, द स्क्वायर ऑफ द नंबर, ठीक है, इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड अ रियल नंबर। ठीक है, दैट नंबर, ठीक है, विच नंबर, ऐसे बोल सकते हो कि विच नंबर, ठीक है, विच स्क्वायर इज पॉजिटिव क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड क्या, रियल नंबर। तो रियल नंबर आप उसी को बोल सकते हो जिस नंबर का स्क्वायर करने पे एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाए। अगर पॉजिटिव क्वांटिटी वो दे देता है तो उस नंबर को आप क्या बोलोगे, रियल नंबर बोलोगे। सबसे बड़ी बात है ये। बच्चे दुनिया का कोई नंबर तुम बताओ में, जैसे रूट में 5 है, ठीक है, रूट में -5 है, तो इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो ये रूट में माइनस, जब इसका आप स्क्वायर करो तो रूट हट जाएगा, -5 आ जाएगा, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, वास्तविक नंबर नहीं होगा, रियल नंबर नहीं होगा। रियल नंबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि रूट में -5 का जब आप स्क्वायर करते हो तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी नहीं देता, ये निगेटिव क्वांटिटी दे रहा है, तो इसलिए इसको आप क्या बोलोगे, रियल नंबर नहीं बोलोगे। ठीक है ना, तो इसको आप इमेजिनरी नंबर बोल देते हो। चलो फिर से आओ डिस्कस कर लेते हैं इसमें। नंबर लाइन पे आओ। नंबर लाइन पे जब आते हो तो पूर्णांक में हमने बताया कि पूर्णांक अगर ये 0 है, ये 1 है, तो इसके और इसके बीच में कोई पूर्णांक नहीं है, 0 और 1 के बीच में कोई पूर्णांक नहीं है। लेकिन अगर हम आपसे पूछ दें बच्चे, एक बड़ी बात पूछ दें कि 0 और 1 के बीच में कितनी वास्तविक संख्याएं हैं, ये ना तो आप बता पाओगे ना तो हम बता पाएंगे इसका जवाब, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं, वास्तविक बहुत सारी संख्याएं। ठीक है, अगर हम आपसे पूछ दें कि नहीं बताओ तुम कि 0 का पड़ोसी कौन है, तो 0 का पड़ोसी भी नहीं बता पाओगे, नेबरहुड। ठीक है, नेबरहुड, एनबीडी, किसी भी नंबर्स का अगर आपको एनबीडी पूछ दिया जाए, एनबीडी का मतलब होता है नेबरहुड, ठीक है ना, एनबीडी अगर किसी भी नंबर्स का आपको पूछ दिया जाए तो आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, पड़ोसी, अगर किसी भी नंबर के पड़ोसी नंबर पूछा जाए तो आप नहीं बता पाओगे। जैसे कोई लड़का है, बहुत स्मार्ट लड़का है, और वो सोच रहा है कि नहीं सर हम तो बता लेंगे, 0.0000001 ऐसे करके बोल दिया, मान लो कि 5 लाख जीरो लगाकर फिर 1 बोल दिया। ठीक है, तो ये नंबर को वो बोल रहा कि ये 0 के ठीक बाद आएगा। ठीक है, 0 के ठीक बाद आएगा मतलब 0 का पड़ोसी होगा, वो यही कहना चाहता है हमसे। लेकिन बच्चा अगर तुमने यहाँ पे 5 लाख जीरो लगाया है तो हम 10 लाख जीरो लगाकर बोल देंगे कि नहीं बताओ ये उससे पहले आएगा, वो भी पड़ोसी हो सकता है। तो इस नंबर से ज़्यादा अगर तुम इतना जीरो लगाया हो तो हम जीरो तुम्हारे घर तक लगाकर 1 लिख देंगे, तो उसके बाद हम कहेंगे कि नहीं देखो ये नंबर उससे भी छोटा है। ठीक है, तो ऐसे करके अब इस नंबर से भी छोटा कोई नंबर लिख सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, इसके बीच में कोई भी नंबर्स नहीं लगा सकते हो। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी आप नहीं बना सकते, मतलब इसके बीच में आप नहीं बता सकते हो कि इसका एनबीडी कौन है, इसका पड़ोसी कौन है, नहीं बता सकते आप। ठीक है, चलो ऐसे भी इस पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं। ठीक है ना, और कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, चलो इतना फिलहाल हमने अभी कॉन्सेप्ट फर्स्ट देखा। तो कॉन्सेप्ट फर्स्ट हमने यही देखा, मेनली हमको रियल नंबर बताना था, इसलिए हमने इसको थोड़ा बहुत, ठीक है, एंजॉयमेंट करते हुए आपको बता दिया। ठीक है, बोर हो रहे होंगे तो इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा नंबर लाइन पे ला दिया, क्लास 1 2 की बातें याद दिला दें। ठीक है ना, क्योंकि वो छोटी छोटी बातें भी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे जो कॉन्सेप्ट 1 हमने सिखाया था वो यही सिखाया था, जेड इक्वल टू अगर 3 है तो इसको 0 आई लिख सकते हो। अगर ये रियल नंबर है बच्चे तो इसका रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है, रियल पार्ट 3, इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो आप ये कह सकते हो, इस पार्ट को आप कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हो। ठीक है ना, लेकिन इसका देख लो कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 0 है, तो इसको आप बोलते हो प्योरली क्या, प्योरली रियल नंबर। ठीक है ना, इसको बोलते हो प्योरली रियल नंबर। ठीक है, अब इसी तरीके से प्योरली रियल है ये। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हमने आपसे वादा किया था कि दूसरा कॉन्सेप्ट भी हम आपको बताएंगे, तो यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट हम बताने जा रहे हैं। तो जेड इक्वल टू अगर हम लिख दें कि 3i, तो इसको भी आप लिख सकते हो 0 + 3i। तो इसका देखो, इसका जब आप देखो तो रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 0 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 3, तो आप इसी को कह सकते हो कि ये प्योरली क्या है, इमेजिनरी नंबर है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है, मतलब शुद्ध आभासी संख्या। अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछ दे, यहाँ से क्वेश्चन देखो, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछेगा,
ठीक है बच्चे, इस बात को आप ध्यान देना कि इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछेगा। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि आपको पूछ दे कि नहीं बताओ, ये कोई भी आपको क्वेश्चन दे देगा कि ये इस क्वेश्चन में थे ना, इस क्वेश्चन में अगर ये शुद्ध वास्तविक संख्या है तो थीटा का मान बताओ। मान लो क्वेश्चन कैसा भी दे दिया, जेड इक्वल टू, ठीक है ना, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इस तरीके का फॉर्म दे दिया। अगर ये शुद्ध वास्तविक संख्या है तो थीटा का मान बताओ। तो शुद्ध वास्तविक संख्या अगर ये होगा बच्चे तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू क्या करोगे 0। अगर ये शुद्ध वास्तविक संख्या होगा, सॉरी शुद्ध वास्तविक संख्या होगा तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 0 करोगे। लेकिन शुद्ध आभासी संख्या होगा तो ठीक है रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू क्या कर दोगे 0 कर दोगे। ये बात आप ध्यान से करना, ठीक है। अब देखो यहाँ से इस बात पे हम इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ही उठाया जाता है। क्वेश्चन अगर कहीं कैसा भी क्वेश्चन अभी आएगा तो क्वेश्चन का डे आएगा, अभी तो हमने कॉन्सेप्ट ही सिखाने का वादा किया आपसे, लेकिन जब क्वेश्चन हम सिखाएंगे आपको तो यहाँ से क्वेश्चन समझ लेना कि आपके हम सीट से क्वेश्चन करवाएंगे, आपको घबराना मत, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ये हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं बच्चे। अब तीसरा देखो जो हमारे पास तीसरा कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तीसरा कॉन्सेप्ट हम अगर कर लें अगर तीसरा कॉन्सेप्ट अगर हम लिख देते हैं जेड इक्वल टू केवल 0, ठीक है, तो क्या ये 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ बिल्कुल है, इसलिए है क्योंकि 0 प्लस आई 0 इसको लिख सकते हो। इसका अगर हम देखें तो रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 0, इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 0। आप देख रहे होगे कि इसका रियल पार्ट भी 0 है, इसका इमेजिनरी पार्ट भी कितना है 0 है। जब इसका रियल पार्ट 0, इसका इमेजिनरी पार्ट 0, बच्चे अभी आप बोल रहे थे शुद्ध भाषा में कि अगर रियल पार्ट ऑफ जेड 0 होता है तो उसको शुद्ध वास्तविक आभासी संख्या कहते हैं, प्योरली इमेजिनरी नंबर कहते हैं। लेकिन जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 0 होता है तो उसको शुद्ध वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन आप देखो इसमें रियल पार्ट भी 0, इमेजिनरी पार्ट भी 0, तो इसको क्या बोल सकते हो? इसको बोल सकते हो कि बोथ, ठीक है, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। मतलब ये क्या है, शुद्ध वास्तविक संख्या भी है और शुद्ध आभासी संख्या भी है। क्वेश्चन यहाँ से उठाएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि 0 है, आपको क्वेश्चन देगा, यहाँ पे ऑप्शन देगा, 3-4 ऑप्शन दे देगा कि शुद्ध वास्तविक संख्या, शुद्ध आभासी संख्या, शुद्ध वास्तविकता, शुद्ध आभासी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप किस पे ट्रिक करोगे? शुद्ध वास्तविक और शुद्ध आभासी दोनों, ठीक है। वेरी गुड। तो यहाँ से जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था। अभी हमने आपको डेफिनेशन केवल बताया, डेफिनेशन सीखा है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप इसका डेफिनेशन समझ गए होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जेड इक्वल टू ए प्लस आई भी है, ठीक है। इसमें ए को बोलते हैं रियल पार्ट, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। 3 कॉन्सेप्ट अभी आपने देखा, ठीक है, ये भी हो गया। तो इसको हम, जिसको नोट करना नोट कर लो, और नाम इसको इरेज कर देते हैं। नोट कर लियो, चलो ठीक है, इरेज कर देते हैं। चलो अब अगला कॉन्सेप्ट सीखो। अगला हम लोग सीखेंगे कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग आज सीखने वाले हैं, ठीक है बच्चा। तो सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी क्या होता है, इस चीज़ को बड़े आराम से हम लोग सीखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। एक्चुअली ये है बहुत आसान टॉपिक, इससे आसान टॉपिक आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई नहीं मिलेगा। चलो देखो, तो जेड इक्वल टू अगर हम बोल दें कि एक्स प्लस आई वाई है, ठीक है ना, तो इसका जो कंजुगेट होगा, कंजुगेट उसको हम लोग जेड बार से डिनोट करते हैं, ठीक है, जेड बार से डिनोट करते हैं। तो इसका कंजुगेट होता है जेड बार। जेड बार इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई, इधर का भी बार करेंगे तो जेड बार इक्वल टू हो जाएगा बच्चे एक्स माइनस कितना आई वाई हो जाएगा। ये एक्स माइनस आई वाई क्यों हो जाता है, इसका थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं क्यों हो जाता है, इसका रीजन बच्चे ध्यान से देखना। इसको अभी भी हमने बोला कि इसको हम रियल लाइन बोलते हैं और इसको प्यार से हम लोग इमेजिनरी लाइन बोल देते हैं, ठीक है।
चलो इसको जब आप रियल लाइन बोलते हो, इसको इमेजिनरी लाइन बोलते हो, तो इसको ओरिजिन बोलोगे, ठीक है। नहीं बोलोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो, बोल दोगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इस पे, ध्यान देना कि रियल लाइन पे हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, x, रियल लाइन पे हमने डिस्टेंस कवर किया x, इमेजिनरी लाइन पे हमने डिस्टेंस कवर किया y, ये हो गया हमारा डिस्टेंस कितना, x, y, ये डिस्टेंस हो गया y, ठीक है, ये डिस्टेंस x और ये डिस्टेंस कितना हो गया y। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या, रियल लाइन, ठीक है। ये रियल लाइन बोल दिया, ठीक है। अब ध्यान देना कि जब हम इसका कंजुगेट बताते हैं, जब हम इसका संयुग्मी बताते हैं, तो ये x एक्सिस रियल लाइन का तो सेम होता है, लेकिन जो y एक्सिस होता है, अगर ये y इधर ऊपर चला तो y अगर हम नीचे देखें, इसका इमेज अगर देखें कि इसके सापेक्ष रियल लाइन के सापेक्ष, अगर हम इसका इस पॉइंट का इमेज देखें, इमेज हमको किस में देखना है, रियल लाइन के थ्रू देखना है। जब हम रियल लाइन के थ्रू देखें तो इसमें तो ये सही होगा, लेकिन इसका जो इमेज हो जाएगा y यहाँ पे हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, x तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन y कितना हो गया बच्चे, निगेटिव हो गया। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हो, इसको आप क्या लिखते हो, इसको लिखते हो x प्लस आई वाई, ठीक है, इसको आप लिखते हो x प्लस आई वाई, तो इसको आप क्या लिख दोगे, इसको जेड बार, इसके इमेज को ही जेड बार बोलते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस कितना आई वाई, ठीक है, देख रहे हो y निगेटिव रहेगा। तो इसको क्या बोल सकते हो, कंजुगेट को क्या बोल सकते हो, कंजुगेट को बोल सकते हो इमेज, कंजुगेट को क्या बोल सकते हो बच्चे, इमेज, किस लाइन के थ्रू, रियल लाइन के थ्रू, किस लाइन के थ्रू, रियल लाइन। कंजुगेट इज अ इमेज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू रियल लाइन, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज कंजुगेट, कंजुगेट का कॉन्सेप्चुअली मीनिंग बताओ आप हमें। कंजुगेट तो नॉर्मली आप जानते हो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो इसको एक्स माइनस आई वाई कर देते हो, लेकिन ऐसा क्यों करते हो, ऐसा इसलिए करते हो बच्चे, क्योंकि ये जो रियल लाइन है, रियल लाइन के सापेक्ष जो इमेज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजुगेट बोलते हैं। बात क्लियर है, वेरी गुड। ये हो गया हमारा कंजुगेट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी इसका देखना चाहते हो कि प्रॉपर्टी ऑफ ए कंजुगेट, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। तो इसकी हम कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी इसी पेन से ही देख लेते हैं, चलो देख लो इसी पेन से, प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट। संयुग्मी की गुणधर्म, संयुग्मी का गुणधर्म अगर हमें देखना है तो अभी आप ये जान लो कि z इक्वल टू, अगर हमारे पास x प्लस आई वाई है तो z बार इक्वल टू कितना, इसका संयुग्मी कितना हो जाएगा, इसका संयुग्मी z बार इक्वल टू हो जाएगा x माइनस आई वाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है बच्चे वो क्या है कि अगर z प्लस z बार, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो ये x आई वाई से कैंसिल, तो इसको बोल सकते हो 2 टाइम्स 2x, ठीक है ना। तो रियल पार्ट ऑफ z, 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी बात करें तो ये अगर z1 माइनस z बार, तो इसको क्या x इस बार कर जाएगा, x जब कर जाएगा तो बचेगा 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ, सॉरी रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। ये इसकी दो प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी कि अगर आप z और z बार को ऐड करोगे तो इसका 2 टाइम्स रियल पार्ट का 2 टाइम्स बचता है, ठीक है, z के रियल पार्ट का कितना 2 टाइम्स, और अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हो इन दोनों को, ठीक है ना, कंजुगेट को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हो तो इमेजिनरी का 2 टाइम्स बचता है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। तीसरी जो बात है बच्चे, तीसरी बात ये है कि इफ z इज अ रियल, अगर z क्या हो, एक रियल हो, z अगर रियल अगर होगा तो आप एक बात ध्यान देना, ये 0 होगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि z इक्वल टू z बार, ठीक है। अगर z क्या है, एक रियल नंबर है, अगर एक रियल नंबर, मान लो कि z इक्वल टू 3 प्लस 0 आई है, तो ये रियल नंबर है, तो z बार कितना हो जाएगा 3 माइनस 0 आई, ठीक है, मतलब z बार दोनों आपस में क्या है, इक्वल, कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान देना कि z अगर एक वास्तविक संख्या है तो उस केस में क्या हो जाएगा, z और z बार आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये तीसरी प्रॉपर्टी। अगर चौथी प्रॉपर्टी को आप वॉच करो तो चौथी प्रॉपर्टी क्या है बच्चा, चौथी प्रॉपर्टी ये है कि इफ, ठीक है, z इज इमेजिनरी, अगर z क्या हो, आभासी हो, ठीक है ना, आभासी हो तो उस केस में z बराबर हो जाएगा माइनस z बार के, ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा किसके, z बराबर क्या हो जाएगा
माइनस जेड बार हो जाएगा। इस बात को अभी आप क्या करना, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे रख कर चेक कर लेना, ये सही होगा, ठीक है। जो अगली प्रॉपर्टी है पांचवी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चे, कहीं कहीं ये यूज होगी आपके आप में, ठीक है ना। जैसे Z1 प्लस Z2 का होल बार है, Z1 प्लस Z2 का होल बार अगर है तो आप इसको अलग अलग भी बार लगा सकते हो। Z1 बार प्लस कितना बच्चा, Z2 बार, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर अगली प्रॉपर्टी की बात अगर हम करें तो Z1 माइनस Z2 को देख लो, Z1 माइनस Z2 का होल बार है तो इसको लिख सकते हो Z1 का बार माइनस कितना, Z2 का बार। अगली प्रॉपर्टी है कि अगर Z1 इंटू Z2 का होल बार है तो इसको भी अलग अलग लिख सकते हो, Z1 का बार इंटू Z2 का बार लिख सकते हो, ठीक है। अलग अलग तो कर ही सकते हो। अगली जो प्रॉपर्टी है आठवीं, वो है बच्चे कि अगर Z1 Z2 होल का, देखो ब्रैकेट लगाकर हमने होल का बार अगर कर दिया तो इसको अलग अलग आप क्या कर सकते हो, कंजुगेट लगा सकते हो, ठीक है। ये प्रॉपर्टी अगर आप जानते रहोगे तो आपको काम देगी, ठीक है। इसको प्रूफ आप कर लेना। प्रूफ तो एक्चुअली इस वाले क्लास में तो बताएंगे नहीं प्रूफ सबका, ठीक है ना। तो प्रूफ आप चाहो तो सब कर सकते हो, सब बहुत वो नहीं है, ठीक है। बड़े आसान आसान सबका प्रूफिंग है। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आप क्या करोगे, इसकी प्रॉपर्टी को भी आप क्या करोगे, याद रखोगे, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी को आप याद रखोगे, बहुत अच्छी बात है था, ठीक है। नोट कर लो इसका या स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। चलो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम मॉडुलस देखते हैं तो मॉडुलस कुछ नहीं होता बच्चे, ध्यान से देखना। z इक्वल टू अगर है x प्लस आई वाई तो इसको अगर आप रियल लाइन बोलते हो, इसको आप इमेजरी लाइन बोलते हो, तो रियल लाइन पे कितना चला x, इमेजरी लाइन पे कितना चला y। तो ये जो पॉइंट मिला, ये कॉम्प्लेक्स पॉइंट जो मिला, इसको आप बोल दिया x, y। तो ओरिजिन से जो कॉम्प्लेक्स पॉइंट की डिस्टेंस होती है, इसी को तो आप बोलते हो मॉडुलस, इसी को तो आप बोलते हो मॉडुलस, इसी को r से डिनोट करते हो। तो इसको मॉडुलस, इसके मॉडुलस को हम मॉड जेड भी कर सकते हैं या इसको r भी बोल सकते हो। और इसकी वैल्यू अगर इसमें पाइथागोरस लगा दोगे तो बताओ कितना हो जाएगा। ये 90 है तो पाइथागोरस लगा सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वही तो होता है मॉडुलस, ठीक है। तो इसका मॉडुलस जो होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस कितना, वाई स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है कि z इक्वल टू 3 + 4i, ठीक है। तो इसमें मॉड जेड आपसे पूछ सकता है, इसी को आर भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें 3 का स्क्वायर और यहाँ पे कितना बच्चे 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का मतलब कितना 5। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो जब आपने मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर देख लिया तो अब आप इसकी प्रॉपर्टी भी देख लो, ठीक है। तो अब आप इसकी प्रॉपर्टी भी देख लो। जब आप इसकी प्रॉपर्टी देखने जाओगे तो ध्यान देना, इसको मिटा दिया जाए, यहाँ पे ही लिख दिया जाए। देखो प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, मॉडुलस की प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर मान लो कि z इक्वल टू है x प्लस आई वाई, तो मॉड z इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसी का कंजुगेट अगर लेंगे तो x माइनस आई वाई, तो मॉड z बार इक्वल टू ये भी कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि पहली प्रॉपर्टी तो आपको साफ साफ दिख रही है। पहली जो प्रॉपर्टी है वो आपको ये दिख रही है कि जो मॉड जेड होता है वो बराबर होता है कितना, जेड बार के होता है, और यही वैल्यू बराबर होती है माइनस मॉड जेड।
नेगेटिव अगर इसमें कर लोगे तब भी वैल्यू क्या हो जाएगी यही, क्योंकि अगर इसका नेगेटिव तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, स्क्वायर करने पे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये तीनों वैल्यू क्या होती हैं, इक्वल होती है। दूसरी बात आपको ये बात ध्यान देना है बच्चे, यहाँ से दो कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल कर आता है। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो कितना, मॉड जेड की जो वैल्यू होती है, इसका जो रियल पार्ट ऑफ जेड होता है ये प्लस इसके बीच में होता है, ठीक है। इसका जो एक्स मतलब ये जो एक्स है, ठीक है, ये माइनस मॉड जेड से और प्लस मॉड जेड के बीच में ही होगा। और इसका जो इमेजिनरी पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ये भी कहाँ से होता है, माइनस मॉड जेड से लेके प्लस मॉड जेड के बीच में होता है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी को भी ध्यान देना, ठीक है। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी जो है ये इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार बनाकर लिख लेना, ठीक है। जेड इंटू जेड बार बराबर जो होता है ये मॉड जेड का होल स्क्वायर होता है। जेड इंटू जेड बार बराबर जो होता है वो मॉड जेड का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। अब अगली प्रॉपर्टी जब हम लोग 4th नंबर की प्रॉपर्टी देखते हैं तो ये जो प्रॉपर्टी है बच्चे वो कितना है, Z1 इंटू Z2। मॉड Z1 इंटू Z2 को आप अलग अलग करके लिख सकते हो, Z1 मॉड इंटू Z2। अगली जो प्रॉपर्टी है ये मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी हो गई, तो अगली डिवाइड वाली प्रॉपर्टी देख लो। तो Z1 बाई Z2 इक्वल टू, इसको भी अलग अलग आप लिख सकते हो, ठीक है, डिवाइड में लिख सकते हो, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई वाली भी हो गई, डिवाइड वाली भी हो गई, तो अब प्लस माइनस वाली देख लो। तो ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2। ये जो होता है बच्चे, इसकी जो वैल्यू होती है ये ग्रेटर दैन कितना होता है, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 के बराबर होता है। जब ये प्लस वाली आपने प्रॉपर्टी देख लिया तो नेगेटिव वाली भी प्रॉपर्टी देख लो। तो ये हो जाएगा Z1 माइनस Z2। ये वैल्यू ग्रेटर होता है किससे, Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2। अगर ये नेगेटिव वाला तो इसको भी मॉड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, तब भी इससे क्या होगा, ग्रेटर ही वैल्यू देगा। हर एक केस में ये ग्रेटर वैल्यू देगा। नीचे दिख रहा है, चलो नहीं दिख रहा है तो इधर देख लेते हैं, ठीक है। जब हम इधर की वैल्यू आगे देखते हैं तो हम लोगों ने इस तरीके से कितनी प्रॉपर्टी कर ली, 4, 5, 6 और ये नंबर 7। तो इस तरीके से हमने 7 प्रॉपर्टी को देख लिया। इसमें देखो प्रॉपर्टी ये सब सीधे सीधे पूछने वाले क्वेश्चन है, इन सबको तो डायरेक्ट ही कभी कभी दे देता है, ठीक है ना। जब हम लोग अगली प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान देते हैं तो एक और प्रॉपर्टी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, चाहे छोड़ी दो, उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो इतनी प्रॉपर्टी है 7 प्रॉपर्टी, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये प्रॉपर्टी है। इस बात को आपको ध्यान देना है। चलिए अच्छी बात है। चाहे एक और प्रॉपर्टी लिखना है तो उसको भी लिख लो। वो प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चे, अगर Z1, ठीक है, अलग अलग मान है, अगर Z1 प्लस का ही ले लो, प्लस का Z2 ले लो, Z1 प्लस Z2 ले लो, ठीक है ना, चाहे माइनस, यहाँ पे माइनस ले लीजिए, सॉरी, Z1 Z2 का होल माड अगर आप लेते हो तो ये क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 प्लस माइनस कितना, Z2, ठीक है। और यही वैल्यू अभी भी हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी में देखा कि ये वैल्यू भी ग्रेटर होता है किससे, Z1 प्लस किससे, Z1 प्लस किससे, Z2 से। और इसी जगह से एक और प्रॉपर्टी भी आप निकाल सकते हो, 8 हो गया, 9 नंबर की प्रॉपर्टी इसी तरीके से, इसी के बेसिस पे आप निकाल सकते हो कि अगर Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर है, इस प्रॉपर्टी को, ठीक है ना, इससे प्लस क्या कर सकते हो, Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर है, तो इसको आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। बोल दें, कहीं दिक्कत हो रही है। तो ये Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर, इस तरीके से आप इतना लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया, प्रॉपर्टी ऑफ किसका, प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी हमने देख लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे, आर्गुमेंट। क्या देखेंगे, आर्गुमेंट मतलब पूर्णांक। ये तो इसको हम लोग बोलते हैं ना मापांक, मापांक के गुण भी देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, ठीक है, हम हट गए, ले लिया। अब हम लोग देखेंगे मापांक, आर्गुमेंट, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का अब हम लोग आर्गुमेंट देखेंगे। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट की बात अगर हम करें आपसे, ठीक है बच्चा, तो Z इक्वल टू अगर हम लिख दें x प्लस आई वाई, तो इसका जब आर्गुमेंट की बात हम करते हैं तो ये रियल लाइन होता है, ये इमेजरी लाइन होता है। तो रियल लाइन पे कितना चला x, इमेजरी पे कितना चला y, तो ये जो पॉइंट आपको मिला, ये पॉइंट x कॉमा कितना मिला y।
आर्गुमेंट। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इनफाइनाइट भी कह सकते हो, इनफाइनाइट निकल कर आ सकता है ठीक है ना। लेकिन उसमें जो मेन होता है, ठीक है ना, मेन प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है उसी को केवल लिया जाता है। तो प्रिंसिपल को लोगे, बाकी सबको छोड़ दोगे, ठीक है ना। तो ध्यान देना, प्रिंसिपल को निकालने का भी तरीका होता है, ट्रिक होता है वो कौन सा होता है, ध्यान देना कि अगर ये x प्लस वाई इस तरीके से है तो ये x एक्सिस पे, ये y एक्सिस पे, तो इसको आप जब मिला दोगे, ठीक है, तो यहाँ से जो एंगल बनता है ये थीटा, ठीक है। तो ये जो मॉड्यूलस के साथ जो एंगल बनता है इसके साथ, ठीक है, इसके मॉड्यूलस के साथ, कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है, इसी एंगल को तो हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट, ठीक है। तो इसका आर्गुमेंट अगर यहाँ से थीटा निकालना रहेगा तो क्या किसका यूज करोगे, एक्स पता है, वाई पता है, तो tan का यूज करोगे, ठीक है ना, लंब पता है, आधार पता है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि tan थीटा इक्वल टू कितना, y बाई एक्स। तो थीटा इक्वल टू कितना, tan इनवर्स y बाई एक्स। यहाँ से आप ऐसे बोल सकते हो, ये फार्मूला होता है, इसी को आप बोलते हो कि आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू कितना होता है बच्चे, tan इनवर्स y बाई एक्स। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पे जो थीटा है इसकी जो वैल्यू है ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स करता है, ये इंटरवल को ध्यान देना, -π से लेके +π तक, मतलब -π पे बिलोंग्स नहीं करता लेकिन +π पे बिलोंग कर सकता है, ठीक ना, इस बात को ध्यान देना। ये इंटरवल, ये ओपन में, ये क्लोज में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप जानते ही होंगे कि -π थीटा इज माइनस नहीं इक्वल टू भी +π, ठीक है। इसका मतलब आपने ये देख लिया। तो यहाँ से तो क्वेश्चन मेनली देखो, यहाँ से क्वेश्चन नहीं, मेनली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से हमने कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया और इसको देखने के लिए आप क्वेश्चन भी बहुत सारे यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर हम बताएंगे तो ट्रिकी तरीके से बताएंगे, क्योंकि इसका जब कॉन्सेप्ट हम समझाने लगे तो इसका सबका अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो उन कॉन्सेप्ट को जब हम समझाने लगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। चलो अगर आप चाहो तो हम समझा सकते हैं, ऐसी भी बात नहीं है चलिए देख लीजिए। चलो उतना भी अधिक नहीं, समझा देते हैं ऐसे ही। बच्चे ध्यान से देखना, इसको कहते हो फर्स्ट, इसको कहते हो सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। अगर इसमें वैल्यू रहेगा तो इसको थीटा देना, इसमें वैल्यू रहेगा, इसमें वैल्यू रहेगा तो पाई माइनस थीटा, इसमें थीटा माइनस पाई देना और इसमें माइनस थीटा देना। इस बात को आप ध्यान में रखते हुए आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का आर्गुमेंट निकाल सकते हो। जैसे क्वेश्चन अगर हमने दे दिया z इक्वल टू 1 + i, तो इसमें अगर इसका थीटा आपको निकालना, आर्गुमेंट ऑफ z निकालना है, ठीक है। तो आर्गुमेंट ऑफ z अगर आपको निकालना है तो ये हो जाएगा y बाई एक्स, y की वैल्यू कितना बच्चे, tan इनवर्स y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, तो ये 1 किसकी 45 की वैल्यू, तो ये π/4। अगर इसी तरीके से क्वेश्चन अगर हम लिख देंगे z इक्वल टू सेकेंड में ला दो, सेकेंड में x नेगेटिव ना, ये हो गया। तो इसमें आर्गुमेंट ऑफ z अगर आपको निकालना है तो इसके लिए क्या कर लो, पाई माइनस थीटा, थीटा का मतलब कितना बच्चे, फिर से वही ये 1/1 कर लो। यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव कोई साइन लगाना मत, ठीक है ना। यहाँ पे मॉड y मॉड x कर लेते हैं, ठीक है ना तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, पाई माइनस π/4, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3π/4। तो अगला अगर इसी तरीके से क्वेश्चन मिल जाए कि z इक्वल टू, ठीक है, इसमें कौन दोनों नेगेटिव होता है, -1 माइनस साइन। तो इस तरीके से अगर इसमें आर्गुमेंट ऑफ z इसका निकालना है तो ये हो जाएगा थीटा, मतलब tan इनवर्स 1/1 माइनस पाई, तो इसकी वैल्यू होती है π/4, देखो इसकी वैल्यू होती है π/4 माइनस पाई, तो ये हो जाएगा कितना, -3π/4। अगला क्वेश्चन देख लो, z इक्वल टू कितना दे दिया जाए इसमें फोर्थ वाले में, तो ये प्लस माइनस साइन, तो ये हो जाएगा z इक्वल टू कितना, माइनस थीटा, तो माइनस tan इनवर्स 1/1, तो ये वैल्यू हो जाएगा -π/4। तो इस तरीके से हमने आर्गुमेंट निकालना सीख लिया, ठीक है ना। तो आर्गुमेंट निकालने अगर आप सीख गए हो तो आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी भी सीख लो, ठीक है ना आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी सीख लेते हैं चलो ध्यान दो, आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी, पहले इसको मिटा दो, इसको देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से देख लो, ठीक है, नोट कर लो इसको
नोट कर लिया, वेरी गुड। अब देखो चलो अब हम आपको बताएंगे आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, मतलब पूर्णांक के गुण। पूर्णांक के गुण क्या क्या है देख लो, z इजकल टू एक्स प्लस आई वाई। तो अभी अभी आप सीखे हो कि आर्गुमेंट ऑफ z इजकल टू कितना होता है, tan इनवर्स y बाई एक्स होता है, ठीक है। इसको अभी हमने बताया। और ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स करती है, माइनस पाई से प्लस पाई, ये क्लोज इंटरवल और ये क्लोज और ये ओपन क्लोज, ठीक है। तो ध्यान से देखना, पहली जो प्रॉपर्टी होती है आर्गुमेंट ऑफ जेड इजकल टू क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड बार कर लो, ठीक है ना। आर्गुमेंट ऑफ जेड बार इजकल टू होता है माइनस टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ जेड। ये प्रॉपर्टी होती है। आर्गुमेंट ऑफ जेड बार इजकल टू होता है माइनस टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ जेड। अब इसी तरीके से आप फिर से लिख सकते हो कि आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड इजकल टू होता है, आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड इजकल टू होता है, ठीक है, पाई प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड, पाई प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड। अब इसको मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, पाई का 2 टाइम्स, मतलब इवन नंबर्स, इवन मल्टीपल्स। के क्या, के कोई इंटीजर्स हो सकता है, ये इंटीजर्स इसलिए होगा कि वो इस इंटरवल में आ जाए। मान लो कि ये आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड की वैल्यू कितनी होती है, पाई प्लस, ठीक है ना, आर्गुमेंट ऑफ जेड ये वैल्यू होती है, ठीक है ना। आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड की वैल्यू कितनी होती है बेटा, पाई प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड होती है। लेकिन आप बताओ कि जब ये आपके इस इंटरवल में नहीं आएगा तो आप इस वैल्यू को मानोगे नहीं, अपने आर्गुमेंट को मानोगे नहीं। तो उसको लाने के लिए आप क्या करोगे, 2k पाई से आप क्या कर लोगे, उसमें ऐड कर दोगे। क्लियर है बात। अब के की वैल्यू इंटीजर्स हो सकती है, सूटेबल इंटीजर्स फॉर दिस, ठीक है, सूटेबल इंटीजर जो भी इसके लिए सूटेबल हो, कोई इंटीजर्स आप यहाँ पे क्या करा दोगे, होल्ड करा दोगे। एनी डाउट नहीं, वेरी गुड। तीसरा बात ध्यान दो बेटा, अगर यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 अगर आपको मिल जाए तो आप यहाँ पे बोलोगे आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ कितना, Z2 बोलोगे, ठीक है ना। फिर वही बात कि अगर इन दोनों का जो आर्गुमेंट है बच्चे, और इन दोनों का जो आर्गुमेंट अगर अलग अलग आपने निकाला तो इस इंटरवल में नहीं आया, जब इस इंटरवल में नहीं आया तो इस इंटरवल में बनाने के लिए आप क्या करोगे, फिर से वही करोगे, पाई का इवन मल्टीपल, पाई का इवन मल्टीपल फिर से ऐड कर लिया, ठीक है। तो के क्या बच्चा, के क्या, सूटेबल इंटीजर फॉर दिस, सूटेबल इंटीजर जो इसके लिए सूटेबल कर जाए, ठीक है। अगला देख लेते हैं। तो ये इंटू का हो गया, अब डिवाइड का देख लो। चाहे इंटू का एक थोड़ा सा लंबा वाला भी देख लो। जैसे अगर मान लो कि आर्गुमेंट आप Z1 Z2 डॉट 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 Zn तक हो, तो इसके लिए आप क्या बोल सकते हो, इसके लिए मान लो कि इसका वैल्यू आ गया θ1, आर्गुमेंट 1 का 2 का भी पता है, इसे ही कितने का पता है, n तक सबका पता है, ठीक है ना। इन सबको जब आपने जोड़ लिया लेकिन ये मेंटेन नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z3 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Zn, सबको आपने ऐड कर लिया। अब ये जो वैल्यू है, क्या ये वैल्यू इस रेंज में आ गई तो अच्छी बात, नहीं आई तो क्या करोगे, फिर से वही करोगे, इवन मल्टीपल ऑफ क्या, पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई को ऐड कर दो। और के क्या है, के कोई सूटेबल वैल्यू है, ठीक है। चलिए वेरी गुड। इस तरीके से हमने 5 प्रॉपर्टी को ध्यान में रखा। अब अगली जो प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक है ना, 4 प्रॉपर्टी को ध्यान में रखा। जो अगली प्रॉपर्टी है 5वीं, वो तो बड़ी सिंपल सी है, आर्गुमेंट ऑफ जेड के पावर n इक्वल टू हो जाएगा n टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ जेड, बस उसमें n का मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है ना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, ठीक है। वैसे तो इंपॉर्टेंट ही सारी बातें लिखाई जा रही है आपको। आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2, ये वैल्यू क्या होता है, वही हो जाता है आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ कितना, Z2 हो जाता है। फिर से अगर ये वैल्यू हमारे रेंज के अंदर नहीं आया तो उसको क्या करोगे, 2k पाई से ऐड कर लोगे, ठीक है। अगला देख लो, आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 भी हो गया। अब एक चीज़ थोड़ा ध्यान से मेरी बात को समझना, इफ यदि Z क्या हो, Z प्योरली रियल, ठीक है, अगर Z क्या हो, प्योरली रियल हो, देन उस केस में क्या होता है, देन उस केस में होता है कि आर्गुमेंट ऑफ Z इजकल टू 0 होता है, या फिर पाई भी तो हो सकता है यार, पाई भी होता है। आर्गुमेंट ऑफ Z, सॉरी, अगर Z क्या हो, प्योरली रियल हो,
प्योरली रियल का मतलब यहाँ से ही समझ लो, अगर ये रियल हो या तो इस पे हो सकता है या तो फिर इधर वाले पे हो सकता है। जब ये इस पे हो सकता है, जब ये इस पे होगा तो ये कितना होगा, 0 होगा या पाई होगा, ठीक है ना। इधर वाले पे तो माइनस पाई तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमेशा, ठीक है, जेड इज प्योरली रियल, देन इसकी वैल्यू आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 या फिर क्या हो सकता है, पाई हो सकता है, ठीक है। क्लियर है मेरी बात, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि ये वैल्यू 0 होती है, ये वैल्यू कितनी होती है, पाई होती है, तो ये 0 होगा या फिर क्या होगा, पाई होगा रियल पे, ठीक है। यहाँ से ही समझ सकते हो। तो अगर ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ से अगर आप बोल सकते हो कि जेड अगर क्या है, जेड अगर पॉजिटिव रियल है तो उसका जो आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा बच्चे वो 0 होगा। लेकिन अगर यही जेड क्या हो बेटा, अगर रियल नेगेटिव रियल हो तो उसका जो आर्गुमेंट हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड वो कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। इस बात को भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, आप यहाँ से देख सकते हो यार, ये रियल लाइन बताया ना हमने, ये रियल लाइन, तो ये पॉजिटिव का रियल लाइन, ये नेगेटिव का रियल लाइन। पॉजिटिव का रियल लाइन 0 देगा, नेगेटिव का रियल लाइन कितना देगा बेटा, पाई देगा, ठीक है ना। ये सातवीं प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना आप, ठीक है। जैसे अभी कोई लड़का है, अभी पूछता है कि सर बताओ कि 3 + 0i इसका आर्गुमेंट कितना हो, तो इसका आर्गुमेंट फटाक से आप कितना बोलोगे, ये पॉजिटिव का रियल तो पॉजिटिव का रियल का 0, अगर ये -3 है तो नेगेटिव का रियल, नेगेटिव का रियल कितना बच्चे, पाई, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। ध्यान में रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ध्यान में रखोगे तो थोड़ी दिक्कत आपके लिए हो सकती है। अब दूसरी मेरी बात समझ लो कि यहाँ से ये जो सातवीं प्रॉपर्टी, आठवीं प्रॉपर्टी हम जो बताने जा रहे हैं कि इफ़ जेड क्या हो बच्चे, जेड क्या हो, जेड इज प्योरली इमेजिनरी। अगर जेड क्या